हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अपने चैनल की सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में पवन सर ने आपको बताया है कि हमने इस चैनल को क्यों स्टार्ट किया है और आपके और भी जो काफ़ी सारे डाउट्स हो गए वे भी पवन सर आपके क्लियर कर चुके होंगे। तो जैसे कि जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे तो ये किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा, क्या आपको इस चैनल पे नॉन टेक और टेक दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या आपको इस चैनल पे स्टडी करने के लिए कोई चार्ज पे करना होगा, तो ये सब डाउट आपके पवन सर फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं मनोज और आई हैव कम्प्लीटेड MTech फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट डिफरेंट एग्ज़ाम्स। नाउ जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो अपने सबसे इनकमिंग एग्ज़ाम में सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है हमारा SSC JEE। तो SSC JEE के बारे में पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसके बाद फिर जो जिस एग्ज़ाम के लिए अपना जब आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ये इम्पोर्टेंट रहेगा, यूज़फुल रहेगा, उन सभी एग्ज़ाम के बारे में आपको एक बार व्यू दूंगा, एक बार अपने आइडियाज़ बताऊंगा और उसके बाद फिर हम अपने SSC JEE नहीं बोलेंगे, उसके बाद हम अपना टेक्निकल का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो SSC JEE जो अपना एग्ज़ाम है जिसकी डेट अभी आई है तुम्हारी 1 to 4 सितंबर, ये इसकी डेट है, लेकिन ये एग्ज़ाम इस डेट पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये टाइम आने पर ही मालूम हो पाएगा। लेकिन राइट नाउ जो अपनी डेट आई है SSC JEE एग्ज़ाम की ये 1 to 4 सितंबर है। ठीक है, तो SSC JEE में हमको सिलेक्शन लेने के लिए SSC JEE में अपने को सिलेक्शन लेने के लिए 2 एग्ज़ाम्स निकालने होते हैं। द फर्स्ट एग्ज़ाम इज प्रीलिम्स एंड सेकंड इज मेंस। दोस्तों, प्रीलिम्स जो अपना होता है ये अपना 200 मार्क्स का होता है और इसमें 200 ही क्वेश्चंस आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अपना मेंस होता है ये अपना 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो अपना प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स अपना ऑब्जेक्टिव होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर दूसरी साइड देखें तो मेंस अपना सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में दोस्तों अपने 2 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल एंड सेकंड इज नॉन टेक्निकल। और मेंस अपना प्योर टेक्निकल होता है। ठीक है, टेक्निकल में वही डिफरेंट ब्रांच के लिए होता है। जैसे कि ये तुम्हारा मैकेनिकल के लिए होता है, मैकेनिकल का अलग मैकेनिकल पोर्शन आता है, इलेक्ट्रिकल का अलग इलेक्ट्रिकल जितने सब्जेक्ट होते हैं वे आते हैं और सिविल के अलग होते हैं। ये ब्रांच वाइज तुम्हारा वेरी करता है। जैसे कि मैकेनिकल को देखें तो तुम्हारा थर्मल, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ये सब सब्जेक्ट इसके जितने भी मैकेनिकल में सब्जेक्ट होते हैं वे सब आते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाला, सिविल में सिविल वाले। नॉन टेक को अगर देखें तो एक तो उसमें अपनी रीजनिंग आती है बस, और सेकंड आती है अपनी जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में तुम्हारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर कुछ भी आ सकता है। टेक्निकल अपने 100 मार्क्स का आता है और 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। नॉन टेक भी अपना 100 मार्क्स का आता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग अपने 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। इन द सिमिलर वे जनरल स्टडीज़ भी अपनी 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। अपना मेंस प्योर टेक्निकल होता है, 300 मार्क्स का होता है एंड इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। नाउ जब तुम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाओगे तो तब तुम मेंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप मेंस को अटैम्प्ट कर पाओगे।
अपनी जो मेरिट बनती है एसएससी जेई में, फाइनल सिलेक्शन तुम्हारा जो होता है वो दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पेपर के नंबर के बेसिस पर होता है। तो मेरिट बनती है आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस। जो आप प्रीलिम्स और मेंस में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे उन दोनों ही सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी एसएससी जेई में मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये तो अपने एसएससी जेई के बारे में है। स्टार्टिंग में हम आपको ऑब्जेक्टिव के को फोकस करते हुए कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आफ्टर दैट जब तुम्हारा इसका हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम बीच बीच में मेंस के लिए भी कन्वेंशनल क्वेश्चन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो अपना था एसएससी जेई के बारे में। अब मैं आपको एक बार जितने भी अपने इनकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अपना हो गया है, पहले तो अपना एसएससी जेई आएगा, उसके बाद अपने यूपी पीसीएस की डेट आ चुकी है, एई वाले की, इसकी डेट भी आपकी नवंबर में आ चुकी है। बीपीएससी हो गया अपना, ये भी अपने एई के लिए ही है। और तुम्हारा वाईजैग हो गया है, और एनएलसी हो गया तुम्हारा। फिर इसके बाद तुम्हारा गेट आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ईएससी आना है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब में टेक्निकल आता है। ठीक है, और अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके का नॉन टेक आता है। जैसे कि देखे जाए तो अपने ईएससी में जो नॉन टेक आता है वो इन सभी एग्ज़ाम के नॉन टेक से टोटली डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ ईएससी में तुम्हारा गेट और ईएससी में सिर्फ तुम्हारे दो चीज़ें कॉमन रहती है। फर्स्ट इज़ मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकंड इज़ एप्टीट्यूड। सिर्फ ये दो चीज़ें कॉमन है ईएससी और गेट में। इसके बाद तुम्हारा ईएससी का जो नॉन टैक आता है वो टोटली डिफरेंट होता है इन सभी एग्ज़ाम के नॉन टैक से। ठीक है, क्योंकि ईएससी में तुम्हारे दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, एक होता है तुम्हारा टैक, एक होता है नॉन टैक। ठीक है, उसके बाद फिर दो एग्ज़ाम होते हैं तुम्हारे मेंस में, वे तुम्हारे होते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, मेंस में तुम्हारा प्योर टेक्निकल आता है। अगर ईएससी के टेक्निकल की बात करें पेपर 2 की, तो उसमें तुम्हारा जितने भी तुम्हारे नॉन टेक्निकल का सिलेबस होता है अलग अलग ब्रांच का, अलग अलग जो तुम बीटेक में स्टडी करते हो वो पूरा आता है। ठीक है, और नॉन टेक में इसमें तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। ईएससी का अगर देखा जाए तो ईएससी का जो अपना नॉन टेक होता है, ईएससी का अगर हम नॉन टेक की बात करते हैं तो इसके अंदर तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, आईसीटी, एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और डिज़ाइन, सेफ्टी, ड्राइंग और तुम्हारा इथिक्स एंड वैल्यू, ये सब तुम्हारे इसमें 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और एक फिर टैक आता है। तो इसमें प्रीलिम्स और प्रीलिम्स को निकालो फिर मेंस देते हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए नॉन टैक की अभी कोई क्लास नहीं होनी है, आगे देखेंगे। लेकिन इसके जो हम आपको टेक्निकल प्रोवाइड कराएंगे वो इसके प्रीलिम्स के टेक्निकल में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ईएससी को भी हम फोकस करते हुए आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे, कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। गेट में तुम्हारा एप्टी आता है, मैथ आती है और तुम्हारी इंग्लिश आती है, लेकिन जिसमें टेक्निकल आता है उसको भी हम फोकस करते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। वाईजैग में टेक्निकल नॉन टेक दोनों आना है, बीपीएससी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आना है, यूपी पीसीएस में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आना है, और एसएससी जेई में। तो स्टार्टिंग में हम आपको टेक्निकल स्टार्ट कराएंगे और विद द पासेज ऑफ टाइम हम आपको धीरे धीरे नॉन टेक की भी क्लासेस कंडक्ट कराने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने सभी एग्ज़ाम में अपना मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है कि किस में किस टाइप का सिलेबस आता है, किस में टेक्निकल आता है, किस में नहीं आता है। तो ये अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके, विद इन 6 to 7 मंथ में सभी एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो इन सभी पेपर्स में यूज़फुल रहना है। ठीक है, तो नाउ ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, आई थिंक इससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आपको इस चैनल पर किस चीज़ के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि पहले हम आपको स्टार्टिंग कराते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 7 to 8 डेज हम आपको फैकल्टी से बातें चल रही है, सिविल की फैकल्टी से भी और इलेक्ट्रिकल की भी, फिर हम आपको दूसरे ब्रांचेस का कंटेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
सो नाउ सबसे पहले हम आपको मैकेनिकल स्टार्ट कराते हैं। और मैकेनिकल में अगर मैं बताऊं तो मैं आपको कराऊंगा स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मोडायनेमिक्स है, टोम हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया। तो फैकल्टी अलग अलग फैकल्टी रहेगी, कोई फैकल्टी 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाएगी। तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट को कंटिन्यू कराते रहेंगे और जब तक सिलेबस हो पाएगा आपको कराएंगे। और वी विल डू आवर बेस्ट कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अगर मैं आपको बारे में पहले तो बाद में ही बताऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर देखें तो आपको एसएससी जेईई में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है तुम्हारा 8 to 12 मार्क्स का आता है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें मशीन डिज़ाइन के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बच्चे ये मालूम ही नहीं कर पाते कि ये मैकेनिक मशीन डिज़ाइन में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है। लेकिन 8 to 12 मार्क्स का अगर दोनों सब्जेक्ट को भी कंबाइन करें तो 8 to 12 मार्क्स का आ जाता है। गेट में अगर देखें इसको, गेट में हमारे आता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 मार्क्स का। 7 से 10 नंबर के बीच में गेट में आता है। सोम और मशीन डिज़ाइन भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम, सोम प्लस एमडी, ठीक है। ऐसे ही ईएससी और बीपीएससी सब में अच्छा खासा वेटेज रहता है सोम और मशीन डिज़ाइन का, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से लिंक करते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट ये। तो इसलिए हम गेट में जो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बच्चे यही नहीं क्लासीफाई कर पाते कि ये तुम्हारा एमडी से है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों में चीज़ें कॉमन रहती है, तो उसमें इस प्रकार से आता है। जैसे ईएससी में इसका वेटेज पिछले 2 से 3 साल से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर हम इसको ईएससी में देखें तो ईएससी में अगर हम प्रीलिम्स टेक्निकल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, और 1 क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आउट ऑफ 300 25 मार्क्स के आसपास का आता है, कभी कभी 30 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ईएससी प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में है कि क्यों ये डिफरेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम कितने टाइम में कवर कर पाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम कितने टाइम में कवर कर पाएंगे, तो देखो टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी, और इसको एसएससी जेईई का जो आपका डेट आई हुई है 1 to 4 सितंबर, तो उससे काफ़ी समय पहले इसको कवर करा दूँ, ठीक है, क्योंकि फिर हमको क्वेश्चंस भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो विद इन 15 डेज में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर कराऊंगा विद इन 15 डेज में, ठीक है। तो नाउ अब हमने आपको जो अपने सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का क्यों इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर टेक्निकल पर्पज़ के लिए नहीं, नंबर लाने के लिए भी, ये मैंने आपको बताया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिख कर बताऊंगा, जो भी बोर्ड पर लिखूंगा, यू हैव टू नोट, तुमको उसको नोट करना है। जो मैं बोलूंगा उसको नोट नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा सिर्फ वही चीज़ें आपको नोट करनी है। और जब स्टडी करोगे तो पेन और कॉपी प्लीज़ साथ लेकर बैठना, क्योंकि जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा सब कुछ आपको नोट करना है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज सोम। देखो किसी भी चीज़ को अगर हमको करना है स्टार्ट, कोई सा भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो लाइफ में, तो फर्स्ट आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन आने चाहिए। और वे क्वेश्चन है वाई, वाट एंड वाई और वाट, मतलब कि क्यों। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हमको क्यों पढ़ना है, वाई। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हमको पढ़ना क्यों है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारा जाएगा, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या अपना लॉस होना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है।
तो सब्जेक्ट का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ क्यों पढ़ना है, फिर मैं आपको बोर्ड पर इसके बारे में थोड़ा लिख कर बताऊँगा। देखो, कोई भी कंपोनेंट है अपना, कोई भी कंपोनेंट है, जैसे कि अपनी बीम हो गई, शाफ्ट हो गई, कोई भी कंपोनेंट है, वह जब हम उस कंपोनेंट्स को पर लोड लगाते हैं या जब उस कंपोनेंट पर लोड लगता है, जब वो अपना फंक्शन करता है, तो उस कंपोनेंट में कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों ऐसे वर्ड है जो आपको पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जरूर, हर जगह आपको जरूर दिखेगा ये कि व्हाट इज स्ट्रेस और व्हाट इज स्ट्रेन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हर जगह आपको दोनों वर्ड दिखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन। तो इसको हम जब सब्जेक्ट का कंटेंट आपको प्रोवाइड, जब आपको मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के कंटेंट की वीडियो दूंगा तब आपको मैं इसके बारे में कंप्लीटली लिख कर बताऊंगा। बट राइट नाउ आपको स्ट्रेस, क्योंकि आपको मैं वाई सोम, इसमें आपका स्ट्रेस वर्ड आया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा हल्की सी बातें बता देता हूँ। देखो, होता क्या है, जब कोई भी अपना कंपोनेंट है, जब उस पर लोड लगता है तो उस कंपोनेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वे मॉलिक्यूल उस लोड को रेसिस्टेंस देते हैं, उस लोड को रेसिस्टेंस देते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट कंपोनेंट के ऊपर जब लोड लगता है तो कंपोनेंट के अंदर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होती है। रेसिस्टिंग फोर्स मतलब जो उस लोड को रेसिस्टेंस देता है, रेसिस्ट करती है। तो कंपोनेंट के अंदर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स इंड्यूस होती है। तो वे इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया में तुम्हारी वो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स इंड्यूस हुई, वो एरिया से उस इंटरनल फोर्स को डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड करके जब हमको एक नई टर्म मिलेगा, उस टर्म को नाम दिया गया है स्ट्रेस। सिंपल। तो स्ट्रेस तुम्हारा एक ऐसी तुम्हारी, यू कैन से एक ऐसी तुम्हारी क्वांटिटी है, एक ऐसी तुम्हारी क्वांटिटी है जो ये बताता है कि कंपोनेंट कितनी रेसिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी अप्लाइड लोड के लगने की वजह से। सिंपल। ठीक है, तो अभी हमने देखा सिंपल स्ट्रेस क्या है, सिर्फ डेफिनेशन देखी है इसकी, उसकी फिगर बनाकर इसके बारे में काफ़ी पॉइंट्स जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्ट्रेस किस टाइप की क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब इसकी डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब हम जब आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, वहाँ पर देखेंगे। बट राइट नाउ वाई सोम। देखो, मैंने बोला जब किसी भी कंपोनेंट पे हमारे एक्सटर्नल लोड लगता है तो उस कंपोनेंट के अंदर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स इंड्यूस होती है। वे इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो जब किसी कंपोनेंट पे लोड लगेगा तो उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेज इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेज इंड्यूस हो जाएगी। और वे जो हमारी स्ट्रेस इंड्यूस हुई है, अब हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया। हमको ये मालूम तो हो गया कि जब किसी भी कंपोनेंट पर हम लोड लगाएंगे तो उस कंपोनेंट में जब लोड लगाएंगे तो उस लोड लगने की वजह से उस कंपोनेंट में स्ट्रेसेज इंड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेसेज इंड्यूस हो जाएगी। ये तो हमको मालूम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हम उन स्ट्रेसेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन स्ट्रेसेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो इन स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ लोडिंग के कंडीशंस में इन स्ट्रेसेस के एक्सप्रेशन को ड्राइव किया। हमने इन स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अलग अलग लोडिंग कंडीशन में एक्सप्रेशंस ड्राइव किए। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब अपने कंपोनेंट पे लोड लगा, कंपोनेंट में स्ट्रेस इंड्यूस हुई, तो अब उन स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर्मूले जनरेट किए। मतलब कि कैसे हम इन स्ट्रेसेस को निकालेंगे। जैसे कि अपना फॉर्मूला होता है ना, कि फॉर्मूला अपना सिंपल होता है कि डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारा स्पीड निकालने के लिए है। ऐसे ही हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अलग अलग टाइप्स ऑफ
लोडिंग के लिए इस स्ट्रेस के फॉर्मूले निकाले बस, और हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ नहीं करना। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इन स्ट्रेसेस के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए एक्सप्रेशंस ड्राइव किए, ठीक है। अब एक टर्म हो रहा था अपना स्ट्रेन। ये स्ट्रेन भी अपना क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जब किसी भी कंपोनेंट पर अपना लोड लगेगा तो उस कंपोनेंट की डायमेंशंस कुछ चेंज हो जाएगी। जब किसी भी कंपोनेंट पर अपना लोड लगना है तो उस कंपोनेंट की सपोज करो इनिशियल लेंथ इसकी एल है, तो इस कंपोनेंट पर हमने पी लोड लगाया। तो जब हमने इस कंपोनेंट पर पी लोड लगाया तो सपोज इस कंपोनेंट की लेंथ हो गई तुम्हारी एल प्लस डेल्टा। लोड लगने की वजह से इस कंपोनेंट की लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा। तो स्ट्रेन एक हमारा ऐसा टर्म है जो डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि किसी भी कंपोनेंट पे लोड लगने की वजह से उस कंपोनेंट में कितना डिफॉर्मेशन हुआ पर यूनिट लेंथ। किसी भी कंपोनेंट पे लोड लगने की वजह से उस कंपोनेंट में कितना डिफॉर्मेशन हुआ पर यूनिट लेंथ, ये बताता है हमको स्ट्रेन। तो सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने स्ट्रेसेस के एक्सप्रेशन ड्राइव किए और हमने स्ट्रेन की भी एक्सप्रेशन ड्राइव किए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन दोनों के एक्सप्रेशन ड्राइव किए। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के एक्सप्रेशन ड्राइव कर सके और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट चीज़ कि नेक्स्ट बात आती है अपने पास कि अगर हम इन स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो अपना क्या नुकसान होना है, अपना क्या लॉस हो जाएगा अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। कंपोनेंट में स्ट्रेस आ रही है, स्ट्रेन आ रही है, हमको इससे क्या मतलब। देखो एक चीज़ होती है तुम्हारा फेलियर, एक चीज़ होती है अपनी फेलियर, ठीक है। जब किसी भी कंपोनेंट पे तुम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड अप्लाई कर दोगे तो उस कंपोनेंट का हो जाता है फेलियर। अगर तुमने किसी भी कंपोनेंट पर उसकी कैपेसिटी से उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड अप्लाई कर दोगे तो उसका हो जाएगा फेलियर। जैसे कि कभी कभी अगर हम ओवर टाइम को ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं तो अपना माइंड वर्क करना बंद कर देता है। ऐसे ही कोई भी कंपोनेंट पे जब तुम एक लिमिट से ज़्यादा लोड अप्लाई कर दोगे तो उस कंपोनेंट का हो जाएगा फेलियर। तो इस फेलियर को प्रिवेंट करने के मकसद की वजह से, इस फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कैसे स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर हम किसी भी कंपोनेंट के फेलियर से कैसे बचा सकते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करके हम किसी भी कंपोनेंट को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं। देखो इसको समझते हैं सिंपल। यहाँ से हर कंपोनेंट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ बोले तो हर कंपोनेंट की अपनी एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। हर कंपोनेंट की अपनी एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी कंपोनेंट पर हमने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने की वजह से उस कंपोनेंट में स्ट्रेसेस, लोड अप्लाई करने की वजह से उस कंपोनेंट में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस हो गए। किसी भी कंपोनेंट पर हमने लोड अप्लाई किया, उस लोड अप्लाई करने की वजह से उस कंपोनेंट में स्ट्रेसेस और स्ट्रेन इंड्यूस हो गए। नाउ अब ज़रा ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नाउ अगर यदि जो अपनी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन जो अपनी इंड्यूस हुई, वी कैन से यदि जो अपनी स्ट्रेस इंड्यूस हुई कंपोनेंट के अंदर लोड लगाने की वजह से, अगर इस स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो है किससे, इसकी स्ट्रेंथ से,
अगर इस स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है इस कंपोनेंट के स्ट्रेंथ से तो अपना हो जाएगा फेलियर। क्या हो जाएगा अपना? फेलियर। ऑन द अदर हैंड इफ स्ट्रेस जो अपनी इंड्यूस हुई अगर इसकी वैल्यू कम है किससे? स्ट्रेंथ से। किसकी स्ट्रेंथ? उस कंपोनेंट की जिसके अंदर ये स्ट्रेस इंड्यूस हुई, तो देयर विल बी नो फेलियर। तो अब समझे आप कि वाई हमको क्यों स्ट्रेस की वैल्यू की निकालने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसा लोड अप्लाई करें कि हमेशा स्ट्रेस जो इंड्यूस होनी है कंपोनेंट के अंदर वो कम हो। किससे? उसकी स्ट्रेंथ से। किसकी स्ट्रेंथ? उस कंपोनेंट की स्ट्रेंथ से, और हमारा रिजल्ट आए नो फेलियर। सो दिस इज द रीज़न वाई वे नीड टू फाइंड आउट स्ट्रेसेस एंड डिफॉर्मेशन। और यही रीज़न है हमारा कि हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो ये अपना सब कुछ है, ठीक है। तो जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो आपको नोट करना था जब मैं लिख रहा था, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट सिंपल कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं और क्या अपने को बुक पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं इस कंटेंट से अलग। देखो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सभी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस इसका सेम है। अगर हम टेक्निकल वे में देखें ईएससी, गेट, यूपीपीसीएस, एसएससी जेई, बीपीएससी सब के लिए सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चंस जो सब एग्ज़ाम में आते हैं वे थोड़े अलग टाइप के आते हैं। क्वेश्चंस अपने थोड़े अलग टाइप के आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें एसएससी जेई में तुम्हारे आएगा सिंपल क्वेश्चन, जो मैं कंटेंट आपको दूंगा, जो मैं नोट्स में लिखवाऊंगा, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में मिलने हैं। कोई से ना कोई सी लाइन किसी न किसी टॉपिक से आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली 100% आपको मिनिमम 7 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, और अप टू 10 भी जा सकते हैं। मिनिमम तो 7 मिलनी ही है, अप टू 10 भी जा सकते हैं। 100% जब आपको यहाँ पे कराऊंगा उससे एसएससी जेई में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अपनी आती है, अगर हम ईएससी की बात करें तो देखो ईएससी में आपको जो मैं कंटेंट कराऊंगा वो, और साथ ही साथ आपको थोड़ा ईएससी के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है। जो मैं कंटेंट आपको दूंगा वो, और साथ ही साथ आपको ईएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वे भी लगाने होंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहीं पर जो थोड़े टफ रहे, जो थोड़ा मुझको लगता है कि फिर से आ सकते हैं एसएससी जेई किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो वह मैं आपको थोड़ा अलग से क्लास लेंगे क्वेश्चन सेशंस के, और उसमें आपको कवर कराएंगे। तो ईएससी में भी आपको काफ़ी यूज़फुल रहना है ये, ठीक है। नेक्स्ट गेट। देखो गेट का पैटर्न थोड़ा अलग है। गेट में आपके आते हैं न्यूमेरिकल। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गेट की अगर बात करते हैं, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गेट में 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का आता है, तो 100% 8 में से 6 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आने हैं। 1 या 2 नंबर का आपका थ्योरी आने के चांस है, अदरवाइज न्यूमेरिकल आने हैं। तो गेट के लिए देखो क्या करना है, जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कंटेंट दूंगा, तो वो आपके एक माइंड को बिल्डअप कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ फिर विद द धीरे धीरे हम जब हमको लगेगा कि अब हमारा इतने लेक्चर हो गए, सपोज करो 4 से 5 लेक्चर के बाद हमको लगा कि अब जब हमने अब इतने कंसेप्ट देख लिए कि अब हम उन कंसेप्ट पर 5 to 6 न्यूमेरिकल्स करा सकते हैं, तो फिर हम एक बीच में एक क्लास लाएंगे, उसमें जो अपने गेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक को जो अच्छा क्वेश्चन है फिर उसको वहाँ से उठाएंगे, उसकी क्लास कराएंगे, ठीक है। तो गेट के लिए हमको ये करना है। और जो तुम्हारा यूपीपीसीएस, बीपीएससी, उसके लिए आपको कहीं ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई के लेवल के ही, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल एसएससी जेई वाला ही रहना है, तो उसके लिए भी आपको यही कंटेंट देखना है, ठीक है। तो नाउ ये हमने अलग अलग एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो सोम का पूरा सिलेबस तुम्हारा लोड पर ही डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोड लगा, ठीक है, और किस टाइप के स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन इंड्यूस हुई, लोड लगने की वजह से कितनी एनर्जी कंपोनेंट में आ गई। इसी चीज़ पर अलग अलग चैप्टर सोम के हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। देखा जाए
तो सबसे पहले तो हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कराएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कराएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम आपको कराएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमको सोम को अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको कराएंगे सिंपल इंट्रोडक्शन छोड़ो, फिर उसके बाद हम कराएंगे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। और फिर अलग अलग टाइप का जैसे लोड लग रहा है तो किस टाइप की स्ट्रेसेस आ रही है, जैसे कि तुम्हारी थर्मल स्ट्रेसेस, एंड स्ट्रेन, बेंडिंग मूवमेंट, या वी कैन से बेंडिंग थ्योरी, SFD and BMD, principal stresses, deflection, torsion, pressure vessel, कॉलम्स, और भी काफ़ी चीज़ें बीच में तो कोई, जैसे कि काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं इसके अंदर जो उनको हम सिर्फ एक चैप्टर के वे में नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 से 20 या 30 मिनट्स का टॉपिक है बस। तो किसी भी जो भी चैप्टर में से कि प्रेशर वेसल आपका छोटा टॉपिक है, कॉलम्स आपका काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो इनके अंदर ही किसी नए चैप्टर में इंक्लूड करके आपको कवर करा देंगे। और काफ़ी टॉपिक ऐसे जैसे कि थ्योरी ऑफ फेलियर, उसको हम MD में भी देखेंगे, और यहाँ पर एक बार आपको अलग कौन कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर है, उनके क्या क्या अलग अलग नाम है, उनका फॉर्मूला, एक लेक्चर का काम सिर्फ उसमें है। तो इस तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, अगर इसकी देखें कि बुक कौन सी करनी चाहिए, देखो SSC JEE के लिए कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सिलेबस को पहले से ही कवर कर चुके हो, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो इन कंटेंट को देखे, लेक्चर को देखे। और अगर फिर भी क्वेश्चंस आपको लगाने की मन है तो तुम्हारी RK जैन की बुक आती है, और आपकी बुक आती है RS खुरमी की भी बुक आती है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, SSC JEE के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। और अगर आपको एक बुक को कर और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करना है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि साथ के साथ आप ESE ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन, ESE ऑब्जेक्टिव की आप प्रीवियस ईयर की बुक लाए। इसकी 2 बुक आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो अगर आपको थोड़ा, अगर आप डेली 1 से 2 आवर्स निकाल सकते हो तो अच्छे से पहले एक सब्जेक्ट को कवर करो। ठीक है, जो जो आपके पास कंटेंट है, जो जो मैं दे रहा हूँ उसको, और उसके बाद आप चैप्टर वाइज इस बुक के क्वेश्चंस लगाओ, तो डेफिनेटली आपको हर एग्ज़ाम में इस बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूज़फुल रहने हैं। सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, कोई सा भी तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, अगर आपने ESE ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर लगाए तो मानो कि आपका उस सब्जेक्ट का 50% तो पोर्शन ऑब्जेक्टिव से ही कवर हो गया। उससे अलग क्वेश्चन आने का काफ़ी कम चांस है। कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़फुल रहना है आपके लिए बुक। ठीक है, तो ये अपना वे रहेगा करने का। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मैं आपको बोर्ड पर लिखूँगा, सिर्फ आपको वही लिखना है, जो मैं बोलूँगा उसको नोट नहीं करना है। अगर कुछ स्पेशल बोलकर मेरे को नोट कराना है तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको नोट करो। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ आपको वही नोट करना है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख कर बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो दोस्त अपना, जब हम कैसे अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे, कि सोम हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या है, तो ये हमारा इस सभी के बारे में, जो सोम के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए जानकारी है, अपने चैनल के लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है, तो ये सब मैंने आपको बताया। नाउ इन और नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।